गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे बच्चों, मापन के बारे में। बच्चों हम पिछले वीडियो में क्रियाकलाप 4 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मापक सिलेंडर देखा था। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, मापक सिलेंडर के द्वारा हम द्रवों का आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मापक सिलेंडर हैं बच्चों, जिसमें हम एक मापक सिलेंडर है जिसमें हम द्रवों को मतलब कि पानी है ना, पानी का पाठ्यांक हम ले लेते हैं। तो आयतन का जो पाठ्यांक है हम जब लेते हैं तो जो पानी गहराई में होता है उन गहराइयों से नोट करते हैं। उसी प्रकार जो पारा होता है, पारा धातु के रूप में होता है, पर पारा जो धातु है वो किस रूप में होता है, द्रव के रूप में होता है। तो पारा एक धातु है जो द्रव के रूप में होता है, पर जब हम मापक सिलेंडर में इनका पाठ्यांक नोट करते हैं तो ये उभरा हुआ जो भाग दिखता है, तो उभरे हुए भाग से हम नोट कर लेते हैं पाठ्यांक को। तो इस प्रकार से हमने क्रियाकलाप 4 में मापक सिलेंडर के द्वारा किस प्रकार द्रवों का आयतन ज्ञात होता है हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है क्रियाकलाप 5, जिसमें हम देख रहे थे बच्चों क्रियाकलाप 5 में हम 1 लीटर आयतन कितना होता है इसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो इसका पता लगाएं। अपनी प्रयोगशाला में एक ऐसा घनाकार बर्तन लीजिए। घनाकार बर्तन मतलब घन आकार का, ठीक है। और घन आकार का बर्तन कैसा होता है बच्चों, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी भुजाएं उनकी बराबर होती हैं, है ना। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, ऐसी हमें घनाकार बर्तन लेना है अपने प्रयोगशाला में। और किसी दूध बेचने वाले से आधा लीटर यानी कि 500 मिलीलीटर का एक मापक बर्तन लीजिए। तो हम एक मापक बर्तन जिससे वो दूध मापता है, ठीक है, ऐसे बर्तन हम दूध बेचने वाले से मांग लेंगे, ठीक है, ले लेंगे। इस मापक बर्तन से मापकर घनाकार बर्तन को जल से पूरा भरिए। तो हम क्या करेंगे, जो दूध मापने वाले से मापक बर्तन लिए हैं उसमें हम जल भरेंगे, ठीक है, और उससे हम एक बार घनाकार बर्तन में डालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस मापक बर्तन से मापकर घनाकार बर्तन को जल से पूरा भरिए। आप देखेंगे कि घनाकार बर्तन को पूरा भरने के लिए मापक 2 बार जल से भरकर पूरा डालना पड़ता है। तो पूरा भरकर डालना पड़ रहा है बच्चों। और हम कितने बार उस मापक बर्तन से डाल रहे हैं पानी, घनाकार बर्तन में 2 बार, है ना। तो इस प्रकार इस घनाकार बर्तन में 1 लीटर जल समा सकता है। तो उस घनाकार बर्तन में कितना लीटर जल समाया, हम दिए थे 500 मिलीलीटर, है ना। तो 500 मिलीलीटर, आधा लीटर, और हम और एक बार डालें आधा लीटर, तो दोनों 2 बार में भरा। इसका मतलब पता चल गया कि घनाकार बर्तन में कितना पानी समा सकता है, 1 लीटर पानी समा सकता है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों की चित्र 6.11 लीटर और घन सेंटीमीटर में संबंध, है ना। तो ये घन आकार का बना हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा एक समान होता है। इनकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है सभी बराबर होते हैं, है ना। इसे ही हम घनाकार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 लीटर के बर्तन का आयतन हम क्या देख रहे हैं, लीटर और घन सेंटीमीटर में संबंध देख रहे हैं। तो यहाँ पर 1 लीटर के बर्तन का आयतन बराबर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि हम गुणा कर देते हैं, गुणित 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि 1000 ml बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। नियमित आकृति वाली ठोस वस्तुओं का आयतन आयताकार वस्तुओं यानी कि घनाभ, है ना। आयताकार वस्तुओं यानी कि जिस वस्तु का आकार कैसा होता है, आयताकार होता है, घनाभ होता है, घनाकार का होता है। चित्र जैसे 6.12 में हम देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे माचिस की डिबिया लेंगे हम, या पुस्तक का आयतन निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं माचिस की डिबिया ले सकते हैं, या कोई किसी भी इस आकार का हम जब लेंगे तो ये घनाभ और घन, है ना। तो चित्र 6.12 में 1-2 में हम देखेंगे ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई। तो हम देखेंगे ब नंबर में जो चौड़ाई होती है
है ना। चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई देखेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर है, यानी कि बराबर है। तो घनाभ का आयतन बराबर कितना होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो, है ना, ये घन आकार के हैं, तो किसी घन आकार यानी कि घनाभ की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, है ना, सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं, है ना, उसे घन कहते हैं। चित्र 6.12 यानी कि 6.12 ब नंबर में हम देखेंगे घन का आयतन बराबर लंबाई गुणित लंबाई गुणित लंबाई, यानी कि जो लंबाई होती है एक समान है तो हम उसे क्या कहते हैं, लंबाई, यहाँ पर जो 3 दिया हुआ है इसे हम क्यूब पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका घन होता है, ठीक है। तो हम अब देखेंगे क्रियाकलाप 6। नीचे दी गई वस्तुओं के आयतन ज्ञात कीजिए तथा उनके माप सारणी में लिखिए। यहाँ पर क्रियाकलाप 6 में बच्चों हम देख रहे हैं घनाभों के आयतन की गणना, जिसमें हम वस्तु लिए हुए हैं कि वस्तु विज्ञान की पाठ्यपुस्तक देखेंगे, ज्यामिति बॉक्स, ईंट, माचिस की डिबिया, ठीक है। तो इनकी हम लंबाई सेंटीमीटर में हम माप लेंगे, चौड़ाई भी हम सेंटीमीटर में माप लेंगे, ऊंचाई, ठीक है। जब हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापेंगे तो जितना सेंटीमीटर आता है, तो हम जानते हैं बच्चों जो घनाभों का आयतन होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, है ना। ज्यामिति बॉक्स की भी बच्चों हमें पता है कि आयतन का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है या फिर घन मीटर होता है ना। तो हम इस प्रकार से इसके पाठ्यांक को नोट कर लेंगे बच्चों सेंटीमीटर में, ठीक है, और उनके आयतन को हम लिखेंगे। अब हम क्रियाकलाप 7 देखेंगे बच्चों, जिसमें हम देखेंगे अनियमित आकृति वाली ठोस वस्तुओं का आयतन। हम पहले द्रव का आयतन देखे बच्चों, अब हम क्या किसका आयतन और कुछ वस्तुओं का आयतन देखे, अब हम क्या देखेंगे, अनियमित आकृति वाली ठोस वस्तुओं का आयतन, ठीक है। तो क्रियाकलाप 7 में हम देखेंगे एक मापक सिलेंडर लें, ठीक है। ये वाला जो आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं ये क्या है, मापक सिलेंडर है, ठीक है। इसमें पानी भरकर पानी का तल नोट कर लें। चित्र 6.13 अ नंबर वाला में हम क्या करेंगे, मापक सिलेंडर में हम पानी डालेंगे और ये पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो मापक सिलेंडर है इसमें हम पाठ्यांक नोट कर लेंगे। पानी का तल कितना तक है हम इसे नोट कर लेंगे, तो हमें पता है ना, ये 60 ml यानी कि 60 ml है पानी का तल, ठीक है, हम नोट कर लिए। अब एक अनियमित आकृति वाली ठोस वस्तुओं यानी कि पत्थर के टुकड़े को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक पानी से भरे मापक सिलेंडर में डुबाएं। तो हम देखिए बच्चों अनियमित आकार के जो ये पत्थर का एक टुकड़ा है जिसे हम रस्सी से बांध दिए हैं, और इस धागे से बांधने के बाद हम इस जो पानी है इसमें हम जब डाल देते हैं तो क्या होता है, पानी का जो तल है ऊपर उठ जाता है ना। तो ऊपर उठे हुए पानी के तल को हमें क्या करना है, नोट करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 75 ml पानी का तल ऊपर है, तो ये पानी के दोनों तलों का अंतर पत्थर के आयतन के बराबर होगा। जो पानी के जो दोनों तल हैं, है ना, पहले जितना था और अब कितना है, पहले था 60 ml और अब कितना है 75 ml। तो ये जो दोनों तल हैं, है ना, जिसका हम पाठ्यांक नोट करे हैं, तो दोनों तलों का अंतर पत्थर के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों 6.9 जिसमें हम पढ़ेंगे द्रव्यमान का मापन। हमने अनुभव किया है कि 2 मुट्ठी रेत 1 मुट्ठी रेत से भारी लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 मुट्ठी रेत में पदार्थ की मात्रा 1 मुट्ठी रेत से अधिक है। जो वस्तुएं भारी होती हैं उसका द्रव्यमान अधिक होता है। तो बच्चों जाहिर सी बात है जिसमें 2 मुट्ठी रेत होगी तो 1 मुट्ठी रेत से वो भारी होगी, है ना। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 मुट्ठी रेत में पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, यानी कि उस रेत की मात्रा जो है, पदार्थ की मात्रा है वो अधिक है 1 मुट्ठी रेत से, ठीक है। तो दोनों वस्तुएं भारी होती है उसका द्रव्यमान
जो वस्तुएं भारी होती है उनका द्रव्यमान। तो यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है बच्चों। ये द्रव्यमान से ये है तात्पर्य है भार वजन, है ना। तो द्रव्यमान कहने से आप लोग समझ जाइएगा कि भार या वजन के बारे में बात हो रही है। तो उनका द्रव्यमान अधिक होता है क्योंकि उनमें पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। इस तरह द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं। एक साधारण दंड तुला है ये, जिसमें हम किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए इसकी तुलना एक मानक द्रव्यमान से करते हैं। मानक द्रव्यमान से, जिसका मानक द्रव्यमान कहने का मतलब है बच्चों जो जैसे बाट है ना। मानक द्रव्यमान जो हम देखेंगे जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है ना। द्रव्यमान का मतलब भार वजन का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान मापने के लिए सामान्यतः दंड तुला का उपयोग करते हैं। जैसे चित्र 6.14 एक साधारण दंड तुला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें धातु का एक दंड होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये एक धातु का दंड होता है, यानी कि लोहे का, है ना। तो ये ठीक मध्य बिंदु में किसी टेक पर टिका होता है। तो ये ठीक मध्य बिंदु, यानी कि ये सेंटर पे आप लोग देख सकते हैं मध्य बिंदु है, इसमें ये टिका हुआ होता है। यह दंड टेक एक स्वतंत्रता पूर्वक हिल डुल सकता है। ये इधर इधर हिल सकता है। मध्य बिंदु के समान दूरी पर दो पलड़े रखे होते हैं। जैसे आप लोग मध्य बिंदु के समान यहाँ पर देख सकते हैं, समान दूरी है ना। दो पलड़े रखे होते हैं। दोनों पल्लड़ों में से एक पर उस वस्तु को रखा जाता है जिसे तौलना है, तथा दूसरे पल्लड़े पर बाटों को रखा जाता है। मान लो हमें इसे यहाँ पर जिस वस्तु को तौलना है उस वस्तु को रख दिए। मान लो हम 1 किलो या फिर आलू तौलना है, उसे रख दिए, और यहाँ पर बाट रख दिए हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों द्रव्यमान मापन में यथार्थता, है ना। यथार्थता में हम देखते हैं कि जब हम भार को मापते हैं तो उसमें सही माप होता है या नहीं होता है। तो सही माप के लिए, यानी कि द्रव्यमान यानी कि भार मापन में यथार्थता, सही माप कैसे किया जाता है तो देखेंगे बच्चों। हमने देखा कि किराना दुकानदार साधारण दंड तुला का उपयोग करते हैं। तो दंड तुला का उपयोग करते हैं बच्चों, जैसे कि हम देखें अभी, है ना। क्या साधारण दंड तुला सुनार या औषधि निर्माता के लिए उपयुक्त होगी? तो बच्चों आप लोग जानते हैं औषधि यानी कि जो मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उन्हें मापने के लिए, और सुनार जो अपने सोना चांदी ये सब मापते हैं, है ना, जो धातुओं को मापते हैं, तो उनको मापने के लिए क्या ये दंड तुला उपयुक्त होगी? तो कदापि नहीं, यानी कि कभी नहीं, क्योंकि साधारण दंड तुला की सहायता से द्रव्यमान का मापन यथार्थपूर्वक यानी कि यथार्थतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। द्रव्यमान को अधिक यथार्थतापूर्वक मापने के लिए, यानी कि सही मापने के लिए, शुद्धता से मापने के लिए भौतिक तुला या रासायनिक तुला, जिसमें चित्र 6.15 में हम देखेंगे भौतिक तुला है ना। तो क्योंकि इन तुलाओं की सहायता से 1 मिलीग्राम के 10वें भाग को भी यथार्थतापूर्वक मापा जा सकता है ना। इसलिए सुनार जो होते हैं, यानी कि, और जो औषधि निर्माता होते हैं, जो औषधि का निर्माण करते हैं, वे सभी को भौतिक तुला, इलेक्ट्रॉनिक तुला का उपयोग करना चाहिए, जिससे इससे क्या होता है, जो भार होता है ना, द्रव्यमान होता है, उसका मापन यथार्थता मिलती है, यानी कि शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही इसी इलेक्ट्रॉनिक तुला का निर्माण हुआ है, जिससे 1 ग्राम के 10 लाखवें भाग को भी परिशुद्धता पूर्वक मापा जा सकता है। चित्र 6.16 में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक तुला है, जिसमें हमें अंक के रूप में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अंक के रूप में हमें यथार्थतापूर्वक जो भार होता है, यानी कि 1 ग्राम के 10वें भाग 10 लाखवें भाग को भी हम परिशुद्धतापूर्वक से माप सकते हैं, है ना। अब हम देखेंगे
10 समय का मापन 6.10 समय का मापन हमारे शरीर क्रियाकलाप को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय का विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए बस अथवा रेलगाड़ी से यात्रा करने के लिए समय पर स्टेशन पहुंचना आवश्यक है। तो बच्चों, हमारे जो दैनिक जीवन में क्रियाकलाप को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय का विशेष महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। जैसे उदाहरण के लिए बस हो गया, रेलगाड़ी से यात्रा करने के लिए हम समय पर स्टेशन हमें पहुंचना होता है ना, तो स्टेशन पहुंचना आवश्यक है। इसी प्रकार हमें शाला भी समय पर पहुंचना होता है, यानी कि स्कूल भी समय पर पहुंचना होता है। समय को हम घड़ियों की सहायता से मापते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब घड़ियां नहीं थीं। समय के ज्ञान के लिए उस समय के लोग उन घटनाओं का उपयोग करते थे। तो बच्चों, क्या होता है, हम समय के लिए देखते हैं कि घड़ियों का उपयोग करते हैं, है ना। पर पहले क्या होता था, घड़ियां नहीं होती थीं, फिर भी वो लोग समय माप लेते थे। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से वो लोग उन घटनाओं का उपयोग करते थे जो नियमित रूप से घटित होती थीं। ऐसी ही एक घटना थी दिन और रात का घटित होना। आजकल हमने दिन को और छोटे अंतरालों में बांट लिया है। ये अंतराल घंटे, मिनट और सेकेंड हैं, है ना। घंटे, मिनट और सेकेंड हैं, जिसमें हम देखते हैं पहले धूप घड़ी। ठीक है, धूप घड़ी में हम देखेंगे प्राचीन काल में समय मापने के लिए धूप घड़ी का उपयोग किया जाता था। प्राचीन काल मतलब पुराने समय में, है ना। पहले क्या होता था, समय को मापने के लिए धूप घड़ी का उपयोग किया जाता था, जिसमें एक क्षैतिज तख्ता होता था। इस तख्ते पर धातु की एक तिकोनी प्लेट ऊर्ध्वाधर दिशा में लगी होती थी। इस प्लेट को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था। प्लेट की छाया तख्ते पर पड़ती थी। दिन के अलग अलग समय पर छाया का सिरा तख्ते पर बने अलग अलग कोणों को छूता था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, चित्र 6.17 धूप घड़ी, जिसमें ये प्लेट लगा हुआ है ना। इसमें 3 कोनी प्लेट भी लगा हुआ है, जो क्या करता था, दिन के समय अलग अलग कोणों पर ये छाया बनता था, जिससे उत्तर और दक्षिण दिशा में ये प्लेट लगा हुआ है, जिसमें अलग अलग कोणों पर जो छाया बनता था, उसके द्वारा वो लोग टाइम जो समय है उसको पता करते थे कि कितना समय हो रहा है। तो बच्चों, प्लेट की छाया तख्ते पर पड़ती थी दिन के अलग अलग समय पर। ठीक है, छाया का सिरा तख्ते पर बने अलग अलग कोणों को छूता था। इस प्रकार धूप घड़ी के समय का ज्ञान हो जाता था। ऐतिहासिक घड़ियां आज भी दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर में देखी जा सकती है। ये जंतर मंतर जयपुर के महाराज जय सिंह द्वितीय ने बनवाए थे। इन घड़ियों द्वारा दर्शाया गया समय लगभग सही होता है, किंतु सूर्यास्त के बाद इन धूप घड़ियों का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चों क्या होता है, धूप के समय उनमें जो प्रतिछाया बनता है उसके द्वारा हम समय का प्राचीन काल में समय का ज्ञान कर लेते थे, समय को माप लेते थे। पर क्या होता था, जब सूर्यास्त होता था, सूरज डूब जाने के बाद, सूर्यास्त हो जाने के बाद वो धूप घड़ियों का उपयोग नहीं कर सकते थे। अब हम देखेंगे बच्चों रेत घड़ी। आप सभी ये रेत घड़ी के बारे में सुना होगा और हम ये रेत घड़ी देख भी चुके हैं। पहले टीवी में भी ये रेत घड़ी को बहुत बार दिखाया जाता है। ये प्राचीन काल में समय मापने की अन्य नियुक्ति रेत घड़ी थी। रेत घड़ी में 2 बर्तन एक दूसरे से बारीक छिद्र द्वारा जुड़े होते हैं। चित्र 6.18 यानी कि 6.18 रेत एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाती है। यहाँ पर रेत रखा हुआ है, ये एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ये रेत जा रही है। ऊपर के बर्तन में खाली होने पर एक निश्चित समय का ज्ञान होता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे लोलक घड़ी।
कुछ आधुनिक घड़ियों में भी समय मापने के लिए ऐसी घटनाओं का उपयोग करते हैं जो एक निश्चित समय में नियमित रूप से घटती है। इसका सामान्य उदाहरण लोलक घड़ी है। तो हम यहाँ पर लोलक घड़ी देख सकते हैं बच्चों। ये जो लोलक है ना, यही क्या होता है, इसी से हमें पहले आधुनिक जो घड़ियाँ होती हैं, है ना, हमारे आधुनिक घड़ियों में भी ये समय मापने के लिए ऐसी घटनाओं का उपयोग होता है और ये एक निश्चित समय में नियमित रूप से ये घटती है। इसका सामान्य उदाहरण है जैसे लोलक घड़ी। अब हम देखेंगे विराम घड़ी के बारे में। कभी कभी हमें अल्प यानी कि बहुत कम समय, है ना, अल्प मतलब कम, तो कभी कभी हमें अल्प समय अंतराल को यथार्थतापूर्वक यानी कि सही शुद्ध माप यानी कि शुद्धतापूर्वक मापना होता है। जैसे 100 मीटर की दौड़ या तैराकी प्रतियोगिता में लगने वाला समय आदि। ऐसी घटनाओं के समय मापन हेतु विराम घड़ी यानी कि हम विराम घड़ी को स्टॉप वॉच भी कहते हैं, चित्र 6.20 में हम देख सकते हैं, का उपयोग करते हैं। विराम घड़ी को इच्छा अनुसार चालू या फिर बंद किया जा सकता है। इन घड़ियों का उपयोग सामान्यतः प्रयोगशालाओं में या दौड़ प्रतियोगिता के समय मापन के लिए किया जाता है। तो विराम घड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? यहाँ प्रयोगशाला, यानी कि हम अपने स्कूलों में जब प्रैक्टिकल करते हैं, है ना, तो प्रायोगिक कार्यों के समय भी हम विराम घड़ी का उपयोग करते हैं। या दौड़ प्रतियोगिता होती है या कोई भी ऐसे प्रतियोगिता होती है जिसमें समय का सही माप लेना होता है, तो उस समय हम विराम घड़ी का उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे डिजिटल घड़ी। डिजिटल घड़ी आजकल बहुत सी घड़ियों में परंपरागत घंटे, मिनट अथवा सेकेंड की सुइयां नहीं होती हैं, है ना। इसी प्रकार से जो हमारा होता है बच्चों डिजिटल घड़ी, इनमें भी सेकेंड की, मिनट की, घंटे की सुइयां नहीं होती हैं। ये घड़ियां डिजिटल घड़ियां यानी कि अंकीय घड़ियां कहलाती हैं। चित्र 6.21 जो अंकों में समय प्रदर्शित करती हैं। तो हम देखेंगे बच्चों किस प्रकार से डिजिटल घड़ी होते हैं और अंक में हमें समय बताते हैं। ये हमारा अंकीय घड़ी या फिर डिजिटल घड़ी है जो अंकों के रूप में हमें समय बताते हैं। बच्चों हमें इसमें ना ही सेकेंड की, ना ही मिनट की और ना ही घंटे की सुई दिखाई दे रही है, सिर्फ अंक दिखाई दे रहे हैं। तो डिजिटल घड़ी में अंक के द्वारा हमें समय का पता चलता है ना, हम समय का माप करते हैं। अब हम देखेंगे इस बॉक्स में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। महाराजा जयसिंह द्वितीय अपने समय के एक महान भारतीय खगोलीय शास्त्री यानी कि खगोल शास्त्री, गणितज्ञ तथा वास्तुकला के विशेषज्ञ थे। उनका जन्म सन 1686 में हुआ। युवा जयसिंह की रुचि खगोल शास्त्र में थी। एक बार जब उनसे पूछा गया कि तारे और चंद्रमा यहाँ से कितनी दूर हैं, तब वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। इस प्रश्न के उत्तर की खोज ने उन्हें अपने समय का एक प्रसिद्ध खगोलविद और गणितज्ञ बना दिया। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, बनारस और उज्जैन में 4 जंतर मंतर जिसको वेधशालाएं बनवाई, है ना। संस्कृत में जंतर मंतर का अर्थ है उपकरण और सूत्र। उनकी वेधशालाओं में वे सभी लोग आ सकते थे जो खगोल विज्ञान पढ़ना चाहते थे। वे चाहते थे कि यह विज्ञान लोकप्रिय हो जाए। जंतर मंतर के 3 प्रमुख यंत्रों सम्राट यंत्र, राम यंत्र तथा जयप्रकाश की रूपरेखा उन्होंने स्वयं तैयार की। सम्राट यंत्र का विशाल धूप घड़ी है। इसके द्वारा समय के अलावा सूर्य की ऊंचाई भी मापी जाती है। राम यंत्र तारों की ऊंचाइयों को शुद्धता से मापता है, जबकि जयप्रकाश की सहायता से समस्त खगोलीय पिंडों की स्थिति हर समय मापी जा सकती है। तो बच्चों इसमें जो महाराज सवाई जयसिंह है ना, जिनके मन में सवाल उठा था, तो वे एक खगोलविद और गणितज्ञ
बना दिए गए थे उन्हें प्रसिद्ध, जो कि दिल्ली, जयपुर, बनारस में, उज्जैन में ये जंतर मंतर, जिसे हम संस्कृत में क्या नाम कहते हैं, उपकरण और सूत्र। इन वेधशालाओं में वे सभी लोग इनके वेधशालाओं में आ सकते थे जो खगोल विज्ञान पढ़ना चाहते थे। और इनके जो बनाए गए मुख्य यंत्र थे, इनके द्वारा विशाल धूप घड़ी जो है उनसे ये सूर्य की ऊंचाई इनसे मापी जा सकती थी। तो राम यंत्र तारों की ऊंचाई को शुद्धता से मापता है। ये राम यंत्र बनाए थे, है ना। और हम देखेंगे 6.11 ताप का मापन। किसी ठंडे दिन का तापमान कम होता है और गर्म दिन का अधिक। ताप शब्द हमारा क्या तात्पर्य है? ताप जो शब्द है इससे हमारा क्या तात्पर्य है? किसी वस्तु की उष्णता की माप, अर्थात वह वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है की माप ही वस्तु का ताप कहलाती है। बर्फ़ का ताप उबलते पानी की तुलना में कम होता है। तो बच्चों हम सभी को पता है कि बर्फ़ किस रूप में होता है, बहुत ठंडी होता है, बर्फ़ बहुत ठंड होता है, ठीक है। तो उबलते हुए पानी की तुलना में बर्फ़ बहुत ठंड होता है। ताप को मापने के लिए तापमापी का उपयोग करते हैं। व्यवहार में ताप का मापन डिग्री सेल्सियस में किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। और यहाँ पर कैपिटल के है, तो हम जानते हैं कि कैपिटल के जो मात्रक है ये किस पर पड़ा, वैज्ञानिक का नाम था केल्विन, इसलिए इसे कैपिटल के से दर्शाते हैं। सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के तापों में निम्न संबंध होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये टी ताप को दर्शा रहा है। तो ताप डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस ताप जो ब्रैकेट के अंदर है और केल्विन। उदाहरण के लिए जैसे 40 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 40 जो केल्विन बराबर कितना होता है, 313 केल्विन होता है। इसी प्रकार से 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 को हम जब प्लस कर देते हैं तो केल्विन बराबर कितना आता है, 373 केल्विन। अब हम देखेंगे बच्चों साधारण तापमापी। चित्र 6.22 में एक साधारण तापमापी दर्शाया गया है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा साधारण तापमापी है। इसमें मोटी दीवार वाली किंतु एक समान एक बहुत बारीक छिद्र वाली कांच की एक लंबी नली होती है, इसे केस नली कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो लंबी नली दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक बल्ब दिखाई दे रहा है। ये जो केस नली लंबी होती है इसे आप लोग देख रहे हैं, मोटी दीवार वाली किंतु एक समान एक बहुत बारीक छिद्र वाली कांच की एक लंबी नली होती है। इस नली के एक सिरे पर एक बल्ब होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक सिरे पर बल्ब है। नली का दूसरा सिरा बंद रहता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूसरा जो सिरा है ये बंद होता है। तापमापी के बल्ब में पारा भरा होता है, इस बल्ब में पारा भरा हुआ होता है। किस नली की बाहरी सतह पर 0 डिग्री सेल्सियस के चिन्ह बने होते हैं। ये जो बाहरी सतह है इन पर जो ये कांच की जो तापमापी बनी होती हैं, इसके बाहरी सतह पर ये जो चिन्ह है ये डिग्री सेल्सियस में बना होता है। अब हम देखेंगे ताप बढ़ने पर तापमापी के बल्ब में पारा फैलता है ना। जब ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने पर जो तापमापी होता है, इनके जो बल्ब हैं इसमें जो पारा भरा हुआ होता है वो क्या होता है, फैलता है और एक चमकदार रेखा यानी कि धारी बनाता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है इस रेखा की लंबाई बढ़ती जाती है। ताप कम होने पर पारा सिकुड़ता है। सिकुड़ता यानी कि जो फैला होता है वो क्या होता है, सिकुड़ता जाता है, नीचे आता जाता है। अतः इस चमकदार रेखा की लंबाई घटने लगती है। इस प्रकार पारे की चमकदार रेखा की लंबाई का बढ़ना या कम होना ताप के बढ़ने या घटने का ही क्या है, सूचक है। तो बच्चों हमने साधारण तापमापी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब ज्वर तापमापी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों जो आप लोगों को होमवर्क में बनाना है। यहाँ पर दिया हुआ है द्रव्यमान किसे कहते हैं, ये आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन बना लीजिएगा। और छोटे द्रव्यमान को परिशुद्धता से मापने के लिए किस तुला का उपयोग करते हैं, इन्हें आप अपने कॉपी में लिखकर मेरे नंबर पर सेंड करेंगे।
एक क्वेश्चन और है जो आप लोग बताएंगे, प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में उपयोग में लाई जाने वाली 2 घड़ियों के नाम लिखिए। तो प्राचीन काल में कौन कौन सी 2 घड़ी हैं जिनको प्राचीन काल में उपयोग में लाया जाता था, इनके नाम आप लोगों को बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन को आप सभी को बताना है बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।